अरे नहीं तेरे चर्चा ना मैंने नहीं देखा है। चलो ऑल ऑफ यू टेक आउट स्टॉप। ये मैम बहुत क्लास अरे छुट्टी समझ About your tomorrow's lecture, tomorrow evening you do not have economics. Economics is there on Sunday. So आपका Sunday का schedule सुन लो। सबसे पहले मॉर्निंग 7:30 to 9:30 प्रीति मैम का लॉ उधर ही होगा, ठीक है। आपका उसके बाद होगा रोहन सर का लेक्चर 9:30 to 11, 7:30 to 9:30 लॉ, 9:30 to 11 इकोनॉमिक्स, 11:15 तक मैथ्स ट्राई करना, उससे पहले हो सके तो उससे पहले, क्योंकि उसमें 1.25 घंटा ही चाहिए, मेरा बात हो गया। तो जल्दी हो जाए तो जल्दी आ जाना। 11 बजे आपका यहाँ पे थर्ड स्लॉट टेस्ट चालू होने वाला है। 3 स्लॉट्स रखा है आपके लिए, तीसरा स्लॉट फ्रेंड को बोलना, ठीक है। थर्ड स्लॉट आप लोगों का है 12th का टेस्ट का शेयर्स का। तो 11 से 11:15 से लेके 12 नॉट सॉरी 1 hour 15 minutes का टेस्ट है, 12:30 तक हो जाएगा। ओके 12:30 के बाद आपको चाहिए तो आई गिव यू ब्रेक 15-20 मिनट खा पी के आना कुछ, और उसके बाद 1 घंटे का आपका टेस्ट है इनपुट। ओके 12:30 करना है तो 12:30 से 1:30 कर लेना। खा के आना है तो 12:45 to 1:45 तक आप लोग 1 to 2 कर दो ना। लंच वो 12th का है ना, मेरा तीनों स्लॉट है साथ में जा रहे हैं। 1 घंटे का तुम लोग पूरा कैंपस के लिए आ जाएगा, 1 घंटे का क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ऐसा मेरा एडजस्ट करिए। वो समोसा का पार्टी समोसा या हम लोग को अभी सुनो, संडे क्लियर है सबको। अभी मेरे को एक चीज बताओ, मंडे को सुनो, एकदम शांति से बात होगी, आवाज करो, उधर ही टॉपिक बंद करके विल आई टेक लेक्चर ऑन मंडे। सिंपल, एकदम चुप बैठो। मंडे को कॉलेज किस किस को जाने का है? अच्छा कॉलेज आपका 1 बजे से ही है, 12:30 से ही है। ओके 12:30 से 5, 5:30, 6 कितने बजे तक? मैंने 5:30 अच्छा अभी सुनो मेरा बात, अभी मंडे के जगह पे सपोज आई कीप दैट लेक्चर ऑन वेडनेसडे इवनिंग एट 7:15, वेडनेसडे इवनिंग एट 7:15। हु हैज प्रॉब्लम? वो तो मैथ्स का टेस्ट भी रहेगा, लेक्चर भी 1 घंटे का टेस्ट है उससे। हाँ यहाँ पची। Okay, so I'm not taking lecture on Monday. I'll take it on Wednesday evening after maths test. Okay, done. चलो अभी स्टॉक वैल्यूएशन निकालो। मैसेज करो, व्हाट्सएप करके रखो। I'm not taking on Monday. I'm taking on Wednesday evening. So Wednesday आपका मैथ्स का टेस्ट भी है, 45 मिनट्स 1 hour का, उसके बाद अकाउंट्स का लेक्चर भी।
एक्सटेंड होगा ऑब्वियसली, इट विल गो ऑन टिल मे बी 9:30 9:45 कॉलेज के बाद। फ्रेंच का एक दिन मैम को बोलो एडजस्ट करने। वो टेस्ट बोल के रखना, मैं मैसेज करके रख देना। मैं मैसेज We will try to complete it earlier by 9:50. नहीं हुआ तो 9:30 तक जा सकते। अभी स्टॉक वैल्यूएशन निकालो फटाफट। अभी इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अभी होमवर्क आया आपको, सुनो फटाफट, मेरा बात सुनो। शेट्टी किधर? अभी वो आया था ना मॉर्निंग में। चलिए ध्यान से सुनिए। वी स्टार्टेड विद, अच्छा ये इन्वेंट्री का है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, इन्वेंट्री में टोटल आपको 6 वैरायटी है। कितने? तो मेहरबानी करके नवरात्रि का भी एडजस्ट करके ले रहे हैं, एब्सेंट मत रहे। अभी 6 वैरायटीज है इन्वेंट्री के प्रॉब्लम्स में। सभी में करना यही है कि आपको स्टॉक का वैल्यू ढूंढना है और कॉस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉस्ट। और अंत में हर एक कॉस्ट को वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद एनआरआई एंड सिलेक्ट द लोअर वन एंड रिकॉर्ड इट। आर यू लिसनिंग? So we are going to first calculate the value of closing stock at cost price, जिसमें हमने एक वैरायटी देखा है FIFO, LIFO, weighted average, simple average। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस भी कॉस्ट का, स्टॉक का कॉस्ट ही ढूंढना था। 2 तरीकों से ढूंढा, एक पीरियोडिक था, एक परपेचुअल। परपेचुअल में हम लोग एवरी ट्रांजैक्शन वाइज डेटा मेंटेन कर रहे थे, और पीरियोडिक में गोडाउन में जाके काउंटिंग लेके हम लोग उसको सिंपली रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ वो 31 मार्च या 31 दिसंबर को आपको काउंटिंग वगैरह करके स्टॉक का वैल्यू ढूंढना था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक रिकंसिलिएशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप 31 मार्च या 31 दिसंबर को स्टॉक का काउंटिंग ना ले पाओ किसी कारण से, अगर ले पाते हो तो वेल एंड गुड, उससे जैसी कोई चीज नहीं। अगर आपने उसी दिन काउंटिंग ले लिया तो काम तमाम। अरे वैसे अगर आपने 31 मार्च या 31 दिसंबर को स्टॉक टेकिंग कर ली तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये रिकंसिलिएशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास सारा फिजिकल स्टॉक आ गया और 99% फिजिकल स्टॉक इज इक्वल टू ओनरशिप स्टॉक। फिर तो खाली क्या है, खाली आपको वो स्टॉक देखना है जो माल आपके पास पड़ा है और आप ओनर नहीं हो, और दूसरों के पास पड़ा है और आप ओनर हो, वो वाला ऐड करो और ये वाला माइनस करो। तो वो अगर 31 मार्च या 31 दिसंबर को कर लिया तो दिक्कत है ही नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज सेम डे पे शायद कभी पॉसिबल ना हो। तो आप क्या करते हो, आप या तो कुछ कदम आगे निकल जाते हो, अप्रैल मई में चले जाते हो स्टॉक टेकिंग लेने के लिए, फिजिकल स्टॉक काउंटिंग करने के लिए, या फिर आप पीछे पहले ही काउंट करके रख देते हो और फिर आप उन 2 डेट्स के बीच के गैप के ट्रांजैक्शंस को फिल करते हो। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस वाला पार्ट समझाया था। वो कंसेप्ट बेस्ड ही है प्योर, ऐसा रट्टा वट्टा मत मारना, क्योंकि अगर अपन अपने 23 मार्च को स्टॉक काउंट किया, कब किया? 23 मार्च को काउंट किया है। ओके, फिजिकल स्टॉक आया 5 लाख और आपको चाहिए 31 मार्च का स्टॉक, लेकिन 31 मार्च का कौन सा स्टॉक चाहिए आपको? फिजिकल की ओनरशिप, क्योंकि आपके फाइनल अकाउंट्स में कौन सा स्टॉक जाना, ये सब फाइनल अकाउंट्स के लिए हो रहे हैं, मगजमारी सब फाइनल अकाउंट्स के लिए। तो फाइनल अकाउंट में आपका कौन सा स्टॉक जाता है? ओनरशिप स्टॉक, ये वाला स्टॉक। तो पहले आप क्या करते हो, यू ट्राई टू मूव फ्रॉम फिजिकल टू फिजिकल। तो 23 मार्च का फिजिकल स्टॉक से 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक पे आ जाओ। तो जो माल आया वो ऐड, जो गया वो सबट्रैक्ट। तो यहां से आपको 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक मिल जाएगा
फिर 31 मार्च को आप चेक करते हो कि हाँ इसमें मैं इसका ओनर हूं, इसका ओनर नहीं हूं। तो कुछ दूसरों का माल आपके पास पड़ा हुआ है जिसके आप ओनर नहीं हो। मैंने एग्जांपल दिया था कंसाइनमेंट सेल्स और सेल और रिटर्न वाले, जिसमें आप कंसाइनी हो और डेटर हो। तो आपके पास माल पड़ा है लेकिन आप उसके ओनर नहीं हो, उसको हटाओ। और जो दूसरों के पास माल पड़ा है और आप उसके ओनर हो तो उसको आप ऐड करो, राइट। तो वो सब करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ का ओनरशिप स्टॉक। इज इट क्लियर? तो ये सब मगजमारी ना करके आप वो 2 क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपका हर एक आंसर में सॉल्विंग बहुत आसान हो जाए। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट बेटा दिमाग में। आपको यहाँ का फिजिकल स्टॉक लेना है, फिर जिसके आप ओनर हो वो इंक्लूड करने का, जिसके नहीं हो वो हटा देने का। तो यही चीज हम लोग 2 क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। व्हाट आर दोस 2 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन ईयर एंड पे ओनरशिप? आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन ईयर? Second question, are these goods included in the physical counting on the date of stock taking? स्टॉक टेकिंग के डेट पे ओनरशिप नहीं पूछनी है, उस दिन पे पूछना है कि फिजिकल काउंटिंग में वो स्टॉक था या नहीं। 31 मार्च को क्या पूछना है, ओनरशिप, और 23 मार्च को पूछना है स्टॉक टेकिंग में वो माल था या नहीं। इफ द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इज यस, यस का मतलब क्या कि इधर आप ओनर भी हैं और 23 मार्च को वो माल भी पड़ा, तो नो इफेक्ट ही होगा क्योंकि वो माल ही उसके ही कंपैरिजन में आप 31 मार्च का ढूंढ रहे हो। तो वो माल भी पड़ा है, इधर भी है, और ओनर भी थे। आप यहाँ पे ओनर थे, यहाँ पे माल था, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दोनों का आंसर नो है, तो यहाँ पे माल भी नहीं है और यहाँ पे ओनरशिप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माल नहीं है और यहाँ पे अगर माल है लेकिन आप ओनर नहीं हो तो वैसे भी आप इनको एक्सक्लूड ही कर लेते ना। यहाँ पे माल नहीं है और बाई चांस इसके बीच में माल आया लेकिन आप यहाँ पे ओनर नहीं हो उसके, यहाँ पे आप ओनर नहीं हो, तो वैसे भी आपको कंसिडर नहीं करना है उसको, क्योंकि मैंने आपको बोला था फिजिकल टू फिजिकल जाके आपको वही स्टॉक लेना है जिसके आप ओनर हो, जिसके नहीं हो वो तो डिस्कार्ड कर दोगे आप। यस यस में भी वही फंडा है, यहाँ पे माल है, यहाँ पे माल भले ही आप ओनर नहीं थे लेकिन माल है, 5 लाख के अंदर पड़ा, और यहाँ पे आप उसके ओनर भी बन गए हो, यहाँ पे आप उसके ओनर भी बन गए हो, तो माल भले ही ना हो लेकिन ओनरशिप यहाँ पे है, माल यहाँ पे है, तो 5 लाख का स्टॉक मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे तो ओनरशिप स्टॉक चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ओनरशिप पूछना है और यहाँ पे फिजिकल स्टॉक, क्योंकि इसी को पॉइंट ऑफ एंकर लेके हम लोग ये वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं। इसी अगर कुछ भी नहीं किया होता, इमेजिन करो 23 और 31 मार्च के बीच में कुछ परचेज, कुछ सेल, कुछ रिटर्न हुआ ही नहीं होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द स्टॉक ऑन 31 मार्च? जो फिजिकल स्टॉक है वो सबके सब आप ओनर हो उसके, तो यस यस भी हो गया, नो नो भी वही हो गया। तो यस यस या नो नो में वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी इफेक्ट। यस यस मतलब इधर माल भी है, ओनरशिप भी है, नो इफेक्ट, माल भी नहीं है, ओनरशिप भी नहीं है, नो इफेक्ट। Yes, no का मतलब क्या? Are you the owner on 31st March of these goods? If the answer is yes. But were these goods in physical inventory on 23rd March? If the answer is no, then what are you supposed to do? इसका मतलब यहाँ पे माल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम उसके ओनर हैं। मतलब 10,000 का ऐसा माल था जो यहाँ पे नहीं था, लेकिन ओनर हो तो वो 10,000 एडिशनल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पड़ा हुआ नहीं, और ओनर हो तो वो पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो होता ही है। दैट्स व्हाई यू ऐड। समझ में आया? एंड नो यस मतलब यू आर द ओनर, द आंसर इज नो, बट आर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी? यस। तो मतलब वाला माल है लेकिन आप उसके ओनर नहीं हो, तो वैसे भी वो आपका स्टॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हटा देते हो। भले वो यहाँ से एज इट इज आ जाए आपके गोडाउन में, लेकिन फिजिकली वो स्टॉक आपका है, फिजिकली आपके गोडाउन में है, लेकिन ओनर कोई और है उसका। तो आप वैसे भी इसको 31 मार्च के स्टॉक में कैलकुलेट करते हुए निकाल नहीं वाले थे, तो माइनस कर देते। तो समझ में आया क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन क्या था, आर यू द ओनर ऑन 31st ईयर एंड? आर यू द ओनर ऑन ईयर एंड? ओनरशिप पूछनी है, फिजिकल पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, ओनरशिप यस और नो।
Are you the owner? First question. Are you the owner on your end? And are the goods included in physical inventory on the date of stock taking? स्टॉक टेकिंग डेट 23 मार्च भी हो सकती है, 1 मार्च भी हो सकती है, 30 अप्रैल भी हो सकती है, 31 मई भी हो सकती है. किसी भी डेट पे स्टॉक टेकिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. द टू क्वेश्चन स्टिल रिमेन द सेम, दे आर स्टिल वैलिड. ओके, हम वही ऑर्डर में पूछना है. ईयर एंडिंग पे ओनर हो, यस और नो. एंड फिजिकल स्टॉक टेकिंग में गुड्स है या नहीं? Answer to both the question is yes. What you will do? Answer to both the question is no. First question yes. Second question. Second question. First question no. Second question yes. समझ में आया यहाँ तक? अब इजी लग रहा है बट इसका एप्लीकेशन एकदम ध्यान से एक एक आइटम को इंडिपेंडेंटली लेके उसको अप्लाई करना है बस. वो एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन केक वॉक है इसका स्टॉक का. ओके, तो हमने आई थिंक 2 क्वेश्चन किए थे, एक मैंने क्लास में किया था, एक आपको होमवर्क किया है ना. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाते हैं इसी वैरायटी में. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 16 पेज 144 69 144 पेज 144 सम नंबर 16. जैसे की बुक है चलिए. सम नंबर 16 पेज 144 का हो गया था. चलो अभी अच्छा, एनपीओ के टेस्ट के लिए ना वो इलस्ट्रेशन 8 मत करना. वो मैंने छोड़ा भी था और बोला भी था मैं रिवीजन के वक्त लूंगा. बीआरएस का कंसेप्ट है उसमें वो नहीं आएगा, मतलब वो तभी पढ़ाना पड़ेगा. छोटा समय वो भी मॉड्यूल करके आओगे. अच्छा, मॉड्यूल करके आओगे तो आपको आधे से ज्यादा पेपर आ जाएगा. उसमें सिर्फ मैंने एक 10 मार्क का क्वेश्चन आज कितना है तो 10 मार्क का क्वेश्चन है ना आईसीआई के पुराने क्वेश्चन बैंक से डाला. सो उसमें थोड़ा सा दिमाग वापरने का, उसके बाद दिमाग आगे पेपर में भी आता है. तो मॉड्यूल बड़ा क्रीज से करके आना. अगर वर्षात पड़ी जैसे तो आज से पेपर मॉड्यूल वर्ल्ड कप में रिजल्ट नहीं सुनो अभी मेरा बात. एक क्वेश्चन लेके मॉड्यूलर करके आओगे तो आ जाए 10% दिमाग वापस नहीं, 90% वो भी आ जाएगा. और वो सीए पेपर में भी आता है, तो उतना प्रिपेयर्ड रहो. चलो अभी क्वेश्चन 16 See question 16 page 144 inventory taking. See what is meant by inventory taking? Physical stock counting. Okay, please focus. Inventory taking for the year ended 31st March 2016 was completed by 10 people. भैया का इन्वेंट्री टेकिंग 31 मार्च को हुआ कि नहीं? वो चले गए आगे. कहाँ चले गए? 10th of April में चले. अभी ऐसा मत सोचो 31 मार्च तो गया, फाइनल अकाउंट तो बन गया. अभी क्या मतलब बेटा, फाइनल अकाउंट बनता 31 मार्च तक है, लेकिन 31 मार्च को रात को बैठ के फाइनल अकाउंट नहीं बनाते. मैं कभी कभी जून तक भी हो जाता है. तो अकाउंटिंग पूरा फाइनल अकाउंट पूरा रेडी हो गया, जून तक भी टाइम हो जाता है. डेटा 31 मार्च तक का लेते हो. नाउ आफ्टर द which showed a inventory figure of 16,75,000 at cost as on completion date. इसका मतलब समझा क्या मतलब? 10 अप्रैल को आपका फिजिकल काउंटिंग से कितना मिला? आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंटरी टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेर मेड फॉर 68,750, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33% ऑन कॉस्ट. तो पहले तो छोटू सा वर्किंग नोट बनाना है सबको. ऑल ऑफ यू मेक दिस वर्किंग नोट.
वर्किंग नोट में लिखना फिजिकल स्टॉक आराम से फिजिकल स्टॉक ऑन 10th April. फिजिकल स्टॉक ऑन 10th April is 16,75,000. अभी इंग्लिश में दिया है, पढ़ो. आपका डेट ऑफ ईयर एंडिंग से लेके फिजिकल स्टॉक टेकिंग के बीच में सेल्स हुआ था 68,750. द प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33%. ये क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में सारे आइटम्स कौन से वैल्यूएबल होते हैं? कॉस्ट. तो सेलिंग प्राइस से आपको ढूंढना है कॉस्ट प्राइस. ढूंढ पाओगे? इट इज वेरी सिंपल. सी प्लस बी एस पी. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कि प्रॉफिट ऑन एसपी है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.33% ऑन कॉस्ट है. अभी 100 प्लस 33.33 इज इक्वल टू 130. लेकिन इसको फ्रैक्शन में करोगे तो और आसान होगा. ये क्या होता है? 1/3. तो ये क्या होता है? 4/3. तो ये परसेंटेज की जगह 1 प्लस 1/3 इज 4/3. ऐसा कर दो. और अपने को क्या पता हुआ है? सेलिंग प्राइस पता हुआ है 68,750. तो कैन यू गेट द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट? 68,750 into 3/4. 51,562.5. 51,563. तो अब क्वेश्चन पूछना है. 10th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग हुआ है, 31st मार्च को योर एंडिंग. तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? आपने 31st मार्च और 10th के बीच में बेचा है. 31st और 10th के बीच में बेचा है. आर यू द ओनर ऑन 31st मार्च? पक्का? क्योंकि ओनर होगे तो ही बेच पाओगे, बराबर है. उसके बाद बेचा है आपने. तो यू आर द ओनर ऑन 31st मार्च. एब्सोल्युटली राइट. आर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक टेकिंग ऑन 10th of April? नो. क्योंकि बिक चुके हैं, तो जा चुके हैं, माल निकल चुका है. तो क्या करूं? प्लस करूंगा. तो प्लस सेल्स एट सीपी कितना है आपका? 51,563. समझ में आया? पहला वाला समझा सबको? स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. तो मार्केट प्राइस ज्यादा है ना, एसपी ले लिया तो स्टॉक ओवरस्टेट हो जाएगा. तो प्रॉफिट पहले ही दिखा दो अगेंस्ट कंजर्वेटिव. Purchases for the next year included in the inventory amounted to 90,000 at cost less TD of 10%. तो ये टाइम पीरियड में आपने परचेज किया था. अब ask the same question. Are you the owner of these goods on 31st March? Definitely no, क्योंकि माल तो बाद में आया है, 1 और 10 के बीच में आया है. Are these goods in the physical inventory on 10th? Yes. So what are you saying? And purchases are already at cost.